अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाए उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो है ये दो तरह के होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन जो कि क्या हो, जो कि कहलाते हैं इरिवर्सिबल, और दूसरा कहलाते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है इरिवर्सिबल। जबकि ऐसे रिएक्शन कि जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकें, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन दे आर यूनी डायरेक्शनल। ये ऐसे रिएक्शन है जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसकी ज़रा एग्जांपल देखिए, जैसे कि बेरियम क्लोराइड जो है, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में HCl। तो ये जो है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये भी क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें सिंगल एरो से इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया जाता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में को सिंगल एरो से जाहिर किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो क्या होते हैं, जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो रहे होते हैं, यानी उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन चल रहा होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, नेवर गो टू कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, इसमें इक्विलिब्रियम कायम होता है, मुकम्मल तौर पे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको डबल एरो से शो किया जाता है। इसमें ज़रा देखिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये वापस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो किया जाएगा, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से शो किया जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि कंटेनर जो है या सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या होगा, ये अगर कंटेनर से बाय रिलीज होता रहे तो फिर रिएक्शन जो है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि कंटेनर जो है या वेसल जो है वो क्या हो, क्लोज हो। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनमें क्या होता है, इनमें इक्विलिब्रियम कायम होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, उनमें चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे कि पोजीशन या स्पीड या टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा, इनमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। तो इक्विलिब्रियम जो है इसको डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है इसको हम क्या करते हैं, इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले जो है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्सेस होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, नेट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। जबकि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है,
इसमें जो थर्मल एनर्जी होती है बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ए जो है ये क्या है, ये हॉट बॉडी है। ठीक है, बी जो है ये रिलेटिवली कोल्ड है। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। ठीक हो गया, तो इस तरह है ये थर्मल इक्विलिब्रियम कायम कैसे होता है कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल एनर्जी जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की वो इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम कब कायम होता है, ठीक है, ये दो फेजेस के दरमियान, सब्सटेंस की दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इसकी ज़रा एग्जांपल देखें कि सॉलिड जो वाटर है जो कि आइस है और लिक्विड वाटर, ठीक है, क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड वाटर दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, इनकी दो डिफरेंट फेजेस या दो डिफरेंट स्टेट से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम डिवेल्प्स बिटवीन डिफरेंट फेजेस एंड देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। ठीक है, और ये कब होगा, जब रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ आइस इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यानी क्या होगा कि जो आइस है उसका मेल्ट होने का रेट और दूसरी तरफ जो लिक्विड वाटर है उसका फ्रीज होने का रेट दोनों इक्वल होंगे, तो तब जो इक्विलिब्रियम कायम होगा, इसे कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरह जो है ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो है, अब इसमें क्या होता है कि वाटर की जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, और वाटर के वेपर्स इसमें क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये क्या स्टेट कहलाएगी, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। या दूसरी तरह से कह लें कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो और वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो विद सेम रेट। ठीक है, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम होते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह एक और इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इक्विलिब्रियम होता है। यानी तीनों स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो वो पॉइंट जिस पे क्या हो, तीनों स्टेट जो वाटर की एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर की सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती हैं। ठीक है, और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या है, वो 273.15 केल्विन। अब यहाँ हमने पढ़ा है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, नंबर वन कि सिस्टम जो है क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर जो है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह विजिबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम शुड नॉट चेंज विद टाइम। जो विजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, विजिबल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, इसमें कलर, ठीक है, इसी तरह शेप। तो जो फिजिकल जो होंगी विजिबल प्रॉपर्टीज़ वो क्या होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए विद टाइम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अब सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये सब्सटेंस जो है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और जब आप उसे कूल करेंगे तो वो वेपर जो हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। इसे कहते हैं डेपोजिशन या डी सब्लिमेशन। ठीक है, या इसे कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो इसमें ज़रा देखिएगा क्या है कि जब रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ डी सब्लिमेशन इक्वल हो, ठीक है,
तो इस दौरान क्या होगा, सॉलिड और वेपर फेज के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसमें एग्जांपल है कि जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है उसको हीट करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह कूल करने पे वेपर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो जब इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होगा तो वो कहलाएगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसी तरह एक और इक्विलिब्रियम होता है जो क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड एंड सॉल्यूशन। अब जो सॉलिड है, सॉलिड सोल्यूट, जब उसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, सोल्यूट डिज़ोल्व होना शुरू होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक ख़ास पॉइंट पे आके मैक्सिमम सोल्यूट जितना उसमें डिज़ोल्व हो सकता है हल होके वो क्या बना देगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद मज़ीद सोल्यूट जो है उसमें हल नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे सैचुरेटेड जो सोल्यूशन बनता है उस पॉइंट पे सॉलिड सोल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होता है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस और सोल्यूशन के दरमियान क्या होगा, इक्विलिब्रियम कायम होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सॉलिड सोल्यूट है जो कि अनडिसोसिएटेड है, जो कि अभी हल नहीं हुआ, वो सोल्यूशन में जा रहा होता है, और सोल्यूशन से जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो दोबारा सॉलिड पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम बनता है वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स सोल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि शुगर और शुगर सोल्यूशन के दरमियान सैचुरेटेड पॉइंट पे क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम होगा बिटवीन डिजॉल्व शुगर एंड बिटवीन सॉलिड शुगर। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब सॉलिड शुगर का या सॉलिड सोल्यूट का रेट ऑफ डेसोल्यूशन इक्वल हो जाए उसके रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के, तो ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल सोल्यूशन में जा रहे होते हैं उतने ही सोल्यूशन से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये पॉइंट देखिएगा कि नंबर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन। यानी जितने प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है इक्विलिब्रियम बिटवीन अ गैस एंड इट्स सॉल्यूशन इन अ लिक्विड। अब जो गैसेस हैं, ठीक है, वो लिक्विड्स में मिक्स होती हैं। ठीक है, और गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, इनके हमने फैक्टर्स पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। एक तो नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक हो गया, और दिस इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड बाय हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ आपने पहले भी पढ़ा था कि जो मैस होगा गैस का मिक्स्ड इन द लिक्विड सॉल्यूशन या solubility of gas is directly proportional to the applied pressure at constant temperature। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैसेस की solubility उतनी इंक्रीज करेगी। और दूसरी तरफ जो है टेम्परेचर का इफेक्ट, तो गैसेस की solubility जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो, ठीक है, उसकी अगर कंडीशंस जो हैं वो चेंज कर दी जाएं तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कायम हुआ, हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, या डिक्रीज़ कर दें, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ज़रा देखिएगा, व्हेन द कंडीशन इज चेंज्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट द इक्विलिब्रियम चेंजेस। व्हेन टेम्परेचर ऑफ a solution of gas is increased the rate of dissolution of gas decreases। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की जो डेजोल्यूशन है, गैस की जो सोलबिलिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट्स करते हैं प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट्स करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है,
तो प्रोडक्ट भी दोबारा वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब एक ख़ास पॉइंट पे आके जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, सिस्टम डज नॉट शो एनी फर्दर चेंजेस इन प्रॉपर्टीज, तो कोई भी प्रॉपर्टीज में फर्दर चेंज नहीं आता। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ओपन ग्लास कंटेनर में क्या होगा, जब आयरन, ठीक है, वाटर से, आयरन और वाटर को हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ओपन कंटेनर में वाटर जो है वो इवेपोरेट होके वेसल से बाहर जाता जाएगा। ठीक है, तो इफ़ द कंटेनर ट्यूब इज़ क्लोज तो क्या होगा, दोनों रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन पहले पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब रिवर्सिबल यहाँ ज़रा देखिएगा, जब क्या होगा, कंटेनर क्लोज होगा तो फिर आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, और इन दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स का, तो क्या कायम होगा, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। A reaction is said to be equilibrium when the rate of forward becomes equal to the rate of reverse reaction। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। An equilibrium is dynamic in nature and not static। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है ये डायनामिक होता है। डायनामिक में क्या होता है कि रिएक्शन कॉन्टिन्यू रहता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेट इक्वल होता है तो इसलिए जो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो दोनों जो हैं रेट वो इक्वल, दोनों रिएक्शन इक्वल स्पीड से हो रहे होते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होता है तो ये कब होगा इस्टेब्लिश, जब प्रोडक्ट जो है वो वेसल में से एस्केप ना करे। ठीक है, यानी सिस्टम जो है वो ओपन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट से आगे जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या होगी, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या होंगे, वो इक्वल रेट के साथ कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो उनमें जो कंसंट्रेशन है वो फर्दर चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और बैकवर्ड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे जितनी है उतनी ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, ये देखिएगा, व्हेन रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, यानी सिस्टम के पास जो फ्री एनर्जी है टू डू वर्क उसमें कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा जी फिर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा एट इक्विलिब्रियम। और इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम को आप किसी तरफ से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड या फिर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब स्टार्टिंग पे क्या है, स्टार्टिंग पे रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, तेज़ होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता होता जाएगा। तो क्या है कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड करके या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐड करके किसी तरफ से भी इक्विलिब्रियम जो है उसको जल्दी अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी रिएक्शन का रेट, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है,
वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, in which each term is raised to the power equal to its stoichiometric coefficient as represented by the balanced chemical equation, ठीक। अब यहाँ पे दो बातें ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी है, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी और डी। अब जो रिएक्टेंट ए है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, वो इसके एक्टिव मैस के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह बी का रिएक्ट करने का रेट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके एक्टिव मैस के इक्वल होगा। और ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हों तो फिर वो नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ लिखते हैं, पावर में, ठीक है। इन कोफिशिएंट को हम रेज करते हैं टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अब ये जो कंसंट्रेशन है जिसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ए या बी, इनको कहा जाता है एक्टिव मैसेस। एक्टिव मैसेस, एक्टिव मैस किसको कहते हैं, कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको कहते हैं एक्टिव मैस। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ए और बी के। जब हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के एफ। के एफ क्या है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह जब बैकवर्ड रिएक्शन है तो बैकवर्ड में कौन रिएक्ट करेगा, बैकवर्ड में रिएक्ट करेंगे सी और डी। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सी और डी के। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, जब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, बी, के बी, या सम टाइम लिखा होता है के आर, बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो के बी या के आर ये बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल है, के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए और कंसनट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा, के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन ऑफ डी। जब हमारे पास दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में की हालत में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो यहाँ पे अगर हम इनकी क्या लगाएं, इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास आएगा के एफ इंटू ए ओवर बी इंटू बी इज इक्वल टू के आर आएगा, और इसके साथ आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ देखिए ज़रा, के एफ ओवर के आर इसके इक्वल आएगा, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ डी, और नीचे आएगा ए और बी की कंसंट्रेशन। अब ये जो के एफ ओवर के आर है, इट इज़ इक्वल टू के सी। ये किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं के सी के। के सी क्या है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्ट। पे देखिए कि हमारे पास रिएक्शन ये था, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा कि प्रोडक्ट की आपने मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है, ठीक है। और के सी जो है, के सी की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे।
के सी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन के सी का यूनिट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि उन्होंने कहा है कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट यानी कि के सी, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, वो है 10⁻⁴। और बताया गया है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, वो है 10⁸। और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो है 10⁴। तो हमने क्या करना है, हमने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यानी के बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के बी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, के सी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है के एफ डिवाइडेड बाय के बी। तो के एफ और के सी की वैल्यू लगाएं तो हमारे पास के बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट देखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि इफ़ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, स्टेरिफिकेशन है, एसिटिक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू इक्वल है के। जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, रिवर्स, तो के सी फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 1 के, यानी के सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये इन्वर्स हो जाएगी। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ऑन इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, तो ये ज़रा देखिएगा क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें हम एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन होगा तो रिवर्स रिएक्शन में, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में रिएक्ट कौन कर रहा है, प्रोडक्ट, और बना क्या रहे हैं, रिएक्टेंट। तो रिवर्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, असल रिएक्टेंट जो है, उनकी कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और जो असल प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन जो है, रिएक्शन उसको डिवाइड करते हैं बाय 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, वो ओरिजिनल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन देखिएगा, N2 + 3H2 क्या बनता है, 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो अब 2 मोल की बजाय अमोनिया का 1 मोल बनेगा। तो अब इसका केसी जो है वो क्या होगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। और इसी तरह अगर हम रिएक्शन को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें बाय 2, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे कहते हैं वान हूफ इक्वेशन, ठीक है। वान हूफ इक्वेशन जो है ये किसके दरमियान रिलेशनशिप बता रही है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कहती है log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ये इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वान हूफ इक्वेशन। अब इसमें K1 और K2 क्या हैं, दीज आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपने क्या करनी है, ये इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, तो के जो है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो के क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे पास जो है डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। ए टू बी रिएक्शन जो है इसकी के सी 1 है, बी से सी जो है रिएक्शन इसके के सी जो है वो 3 है, और सी से डी वाले के सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमने अब बताना है कि के सी की वैल्यू क्या होगी फॉर द रिएक्शन ए टू डी, ठीक है, ए टू डी। अब यहाँ देखिएगा कि K1 जो है
उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन। इसी तरह K2 के लिए C ओवर B, K3 के लिए D ओवर C। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्या बचेगा, A और D बचेंगे। तो इसके लिए जो K की वैल्यू आती है वो कितनी है, 15। हमने क्या करना है, हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास है 3 रिएक्शन है, ठीक है, और उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएं। पहले रिएक्शन के लिए K1, दूसरे के लिए K2 और तीसरे के लिए K3 है, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने एक और रिएक्शन जो है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बताना है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो ज़रा देखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे रिएक्शन के लिए और ये रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा पहला रिएक्शन जो है इसमें जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो K1, ठीक है, दूसरे के लिए K2 और तीसरे के लिए K3। अब जो हमें रिक्वायर्ड है जिस रिएक्शन के लिए, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे इसको ऊपर तीनों से, ठीक है। अब ऊपर क्या है, NO2 है, NO2 कहाँ है, K2 की जगह पे, तो हमने क्या लिख दिया, K2। इसी तरह वाटर का क्यूब है, तो वाटर किस में था, K3 वाले में था, तो हम क्या करेंगे, K3 लिख के उसका क्यूब लगा देंगे। और डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय अमोनिया स्केयर। अब अमोनिया स्केयर कहाँ पे है, अमोनिया स्केयर तो ये K1 वाले में, ठीक है, तो इसलिए K1 जो है हम कहाँ पे लिखेंगे, इन्वर्स में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह O2 जो है 5/2। अब ज़रा देख लें कि यहाँ पे O2 है और यहाँ पे 1/2 है और हमने K3 का क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 1/2 के पावर जब लेंगे क्यूब तो वह 3/2 होगा। तो 3/2 प्लस 1 कितना आता है, ये आता है 5/2। तो इसलिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा K2 इंटू K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या बताया हुआ, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। तो जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए हमने के सी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही ईजी है, आप के सी का एक्सप्रेशन लिखें और इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इक्विलिब्रियम वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है कि जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट, ठीक है, क्या हों, सेम फेज में हो, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, ठीक है, तो हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम बनता है, ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, गैसेस की कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो देखिएगा फॉर गैसियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो N2O4 की डिकम्पोजिशन है इनटू NO2, ठीक है, इन अ क्लोज कंटेनर इन गैसियस रिएक्शन, तो इसके इक्विलिब्रियम जो है वो हम किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, N2O4 जो कि कलरलेस है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। और हम क्या कर रहे हैं, N2O4 को आइस बाथ में, ठीक है, ये NO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या किया, वाटर एट 25 डिग्री, यानी यहाँ पे हमने क्या लिया है, वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। तो अब क्या होगा, अब N2O4 NO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, NO2 कन्वर्ट हो रहा होगा N2O4 में, यानी इधर क्या होगा, इन दोनों में इक्विलिब्रियम मौजूद होगा, ठीक है। और इसका कलर क्या होगा, पेल ब्राउन। और अगर बॉइलिंग वाटर हो तो बॉइलिंग वाटर में क्या होगा, बॉइलिंग वाटर में N2O4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में, तो कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका रिलेशन दिखाया है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। तो जो गैसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। N जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन।
और गैसेस की जो कंसंट्रेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। तो इस वजह से जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी की बजाय हम पी लिखते हैं, क्योंकि गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल। इसी तरह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है और सी डी प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हम मोलर कंसंट्रेशन की बजाय क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्स ए होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन फॉर बी, एक्स सी जो है सी का मोल फ्रैक्शन, जबकि एक्स डी है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। ठीक है, तो इसी तरह जो है के सी इट इज़ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जब हमने क्या किया, जब हमने मोलर कंसंट्रेशन ली, के पी क्या था, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पार्शियल प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और एक्स के एक्स कब आएगा, जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिएगा कि ये हमारे पास रिएक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम ए बी सी और डी के लिए, चारों के लिए हम इनके पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। और वो इक्वेशन हमारे पास आएगी राउट्स लॉ से। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी। अब ये राउट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चारों के लिए ए बी सी और डी के लिए ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ लिखते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सब की, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा के एक्स इंटू पी पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन लिख सकते हैं कि के पी जो है वो किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द के एक्स, ठीक है, इनटू पी पावर डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डेल्टा एन क्या होता है, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से, तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर क्या है, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों, तो फिर के पी किसके इक्वल होगा, फिर वो इक्वल होगा के एक्स के। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन के पी एंड के सी। के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और के सी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो अगेन ज़रा देखिएगा हमारे पास ये रिलेशन है, इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो P किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा N ओवर V इंटू आर टी। ठीक है, और N ओवर V जो है ये क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट A के लिए बात करें तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PA इज इक्वल टू CA इंटू आर टी। ठीक है, इसी तरह बाकियों के लिए भी, PB के लिए भी इसी तरह रिलेशन आएगा, PC के लिए भी और PD के लिए भी। ठीक है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा सी बी आर टी, यहाँ पे आ जाएगा सी सी आर टी, और यहाँ पे आ जाएगा सी डी आर टी। ठीक हो गया। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है के पी का, वो किसके इक्वल होता है, वो हम सब की कंसंट्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, के पी जो है ये इक्वल होगा पी सी पावर सी इंटू पी डी पावर डी, डिवाइडेड बाय क्या होगा, पी ए इंटू ए आएगा, और इधर क्या आएगा, पी बी इंटू पावर में क्या आएगा, बी। अभी हमने जो रिलेशन लिखा था वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जब हमने पी ए पी बी पी सी और पी डी की वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह आया। अब क्योंकि सब के साथ क्या था, आर टी, तो आर टी हमने क्या निकाली है, कॉमन। ठीक है, अब ज़रा ये देखें कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा था, ये इक्वल आता है के सी के इक्वल। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी आर टी है,
अब आर टी की पावर में क्या है, ऊपर है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डेल्टा एन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बना के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है बिटवीन के पी एंड के सी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, ज़रा देखिएगा। रिलेशन क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अगर डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है के पी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा के सी के। और डेल्टा एन ज़ीरो कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि डेल्टा एन अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास फिर क्या होगा, फिर जो एक्सप्रेशन होगा के पी वो ग्रेटर होगा देन के सी। ठीक है, और अगर क्या हो हमारे पास जो है के सॉरी डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो से लेस हो, इसका मतलब है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर के पी लेस होगा एज़ कम्पेयर टू के सी। तो इसमें से ये रिलेशन जो है ये याद करने ज़रूरी हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के सी एंड के पी आर नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाला है रिएक्शन इसमें इक्वल नहीं है, तो इसमें के सी और के पी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये समरी है। ठीक है, के पी जो है किसके इक्वल है, और रिलेशन हमारे पास क्या आया, के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, और अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो तो फिर के पी इक्वल होगा के सी के। देखेंगे कि यूनिट्स जो हैं के पी के सी और के एक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, के पी का यूनिट क्या होगा, के पी का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर, पावर में आ जाएगी डेल्टा एन, डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन आपने कहाँ से लेना है, रिएक्शन से लेना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर देना है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से। उसके बाद जो है नेक्स्ट के सी जो है, ठीक है, के सी के लिए क्या होगा, के सी के लिए लिखते हैं मोल पर लीटर, लीटर -1 आएगा, या इधर लिखा जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर आएगी डेल्टा एन, डेल्टा एन। तो अगेन डेल्टा एन की वैल्यू रिएक्शन से लेंगे। ठीक है, और अगर हम के एक्स की बात करें तो के एक्स जो है, के एक्स क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये सेम जो है एंटिटी उसकी रेशो है, तो के एक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, के एक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट फेजेस में। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फेजेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट। सो इस वजह से क्या है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कायम होगा, हेट्रोजीनियस फेजेस की वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक जो प्रोडक्ट है वो गैस है। ठीक है, ये तब तक रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा जब तक सिस्टम जो है वो क्लोज है। ठीक है, जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो गैस एस्केप कर जाएगी और रिएक्शन जो है फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सबसे पहले है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट कर सकती है। अब ज़रा ये देखिएगा कि यहाँ हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी, क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, किसी भी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी,
इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा? राइट साइड पे। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और इक्विलिब्रियम फिर शिफ्ट होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिड्यूस कब होती है? रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लें कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वन साइड फेवर्स द अदर साइड। आप जिस तरफ भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम जो है वो दूसरी तरफ रिएक्शन को लेके जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होने लगेगा और अगर प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ाइए तो वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है टेम्परेचर। ठीक है, इसमें ज़रा देखें कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है, जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या है? वो है एंडोथर्मिक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ये एक्सोथर्मिक है, रिवर्स रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। तो देखें कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर को क्या करे? रिड्यूस करे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके सिंपल याद रखें कि एंडोथर्मिक में क्या है? टेम्परेचर चाहिए, रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए तभी वो प्रोसीड होगा। ठीक है, तो हम टेम्परेचर देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? फास्ट। ठीक है, दूसरी तरफ जो है क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है और अगर आप क्या करेंगे? वहाँ से टेम्परेचर को, हीट को रिमूव करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल रहेगा और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? फिर उसका रिवर्स होगा, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगा। ठीक है, तो जस्ट इसके दो पॉइंट याद रख लें। वो दो पॉइंट क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड और डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ठीक है, बाकी आपने देख लेना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम है शिफ्ट होगा। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इफ़ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक होगा और अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो उसका रिवर्स क्या होगा? वो एक्सो होगा। अब यहाँ पे हमने पहले एक इक्वेशन डिस्कस की है, वाट हूफ इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से के जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरम्यान रिलेशन किस इक्वेशन से आता है? वॉट हूफ इक्वेशन से। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि अगर रिएक्शन की जो इंथाल्पी चेंज है, इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच, वो ज़ीरो हो जाए तो फिर जो के है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और अगर रिएक्शन की इंथाल्पी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है इसकी, डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो फिर के जो है किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है, ये है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। अब इसमें ज़रा देखिए, इसमें हम देखते हैं कि अगर तो प्रेशर का इफेक्ट किस में होता है? गैशियस मिक्सचर में। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस हैं तो फिर प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हैं तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्रेशर का फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो फिर प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट जो है इनके मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम हैं। तो इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं और इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो अब क्या है कि प्रेशर जब इंक्रीज़ किया जाता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़, ठीक है, और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम प्रेशर आप बढ़ाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होगा, तो रिएक्शन जो है उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, लेस हैं, ठीक है। तो लेस किस तरफ है, प्रोडक्ट वाली साइड पे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ कि जिस तरफ क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो वो किस तरफ हैं, वो रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो मैं यहाँ पे इसको समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अगर प्रोडक्ट प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कम है, ठीक है। अगर आप प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होगा। अब रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ये फार्मूला है प्रेशर इफेक्ट। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, इफ़ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ द सेम, अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है या नंबर ऑफ मोल सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स बताने हैं, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन लिखे हुए हैं। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग यूनिट निकालना है। अब जैसे कि सबसे पहले है तो प्रोडक्ट जो है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी पावर 2 आएगी, डिवाइडेड बाय आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको कैंसिल करेंगे तो जस्ट क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब को क्या लिखा जाता है, मोल पर लीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, इसी तरह आप बाकी भी करेंगे। तो अब ये फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाले में क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो इस वजह से यूनिट्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका नो यूनिट आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है, इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी Kc की वैल्यू की बेस पे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसी के साथ साथ जो है Kc वो क्या बताता है, इट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो इट टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो है Kc इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि अगर तो Kc की वैल्यू क्या हो, Kc की वैल्यू ग्रेटर हो, हाई हो, ठीक है, 10⁻³ से वैल्यू ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट जो है वो लेस है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट लेस है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे रिएक्शन जिनकी Kc की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है, Kc की वैल्यू ग्रेटर होती है, तो वो आलमोस्ट जो है कंप्लीशन के करीब होते हैं, यानी उनमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट जो है कम रह जाएंगे। इसी तरह अगर Kc की वैल्यू लेस हो, स्मॉल वैल्यू हो, स्मॉल वैल्यू Kc की क्या इंडिकेट करती है कि अभी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में है,
ठीक है, और प्रोडक्ट जो है लेस हैं। तो अगर प्रोडक्ट लेस हो और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हो और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो इसका मतलब है के सी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, तो 10⁻³ से अगर के सी की वैल्यू लेस है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, और अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ से ग्रेटर है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और अगर वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ तक हो तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन कंपेरेबल होती है। काफ़ी मिकदार में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और काफ़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि अगर के की वैल्यू जो है, के सी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तब रिएक्शन मिक्सर में प्रोडक्ट ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट फेवर्ड है। और अगर के सी की वैल्यू जो है वो क्या हो, के सी की वैल्यू 1 से लेस हो, तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो रिएक्शन मिक्सर में रिएक्टेंट ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, और जब के सी की वैल्यू 1 हो, इट मीन्स के क्या है कि इक्विलिब्रियम कायम होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो ऑलमोस्ट क्या थी, सेम थी। ठीक है, हालांकि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो दोनों की 50-50% नहीं होती। ठीक है, या तो स्लाइटली रिएक्टेंट ग्रेटर होंगे या फिर क्या होंगे, स्लाइटली प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे। इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि रिएक्शन मिक्सर में से हम चेक करते हैं किसी भी टाइम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, एट एनी टाइम अगर आप क्या करें, आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो निकालें तो उससे हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, एट एनी टाइम। और अगर इक्विलिब्रियम पर हम क्या करें, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करें, उससे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हम 10 मिनट बाद देखना चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सर में से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको हम फिर कंपेयर करेंगे केसी के साथ। अगर तो क्यूसी की वैल्यू केसी से लेस हो, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू क्या हो, केसी से लेस हो, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट अभी ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम कायम हो। और अगर क्या है, क्यूसी ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू केसी, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट क्या है, कम है, इक्विलिब्रियम कायम होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, अगर क्यू सी ग्रेटर है के सी से तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर क्यू सी लेस है के सी से तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरह अगर क्यू सी और के सी ग्रेटर है तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो क्यू सी और के सी को कंपेयर करके हम रिएक्शन की डायरेक्शन को के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिएक्शन कोशेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिएक्शन विल प्रोसीड लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यानी राइट टू लेफ़्ट रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो आपने बताना है क्यू सी जो है वो के सी से ग्रेटर है, लेस है, या इक्वल है, या ज़ीरो है। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब शिफ्ट होता है, जब क्यू सी क्या हो, ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ के पी एंड के सी। तो देखिएगा कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेज़ और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेज़ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इन डिफरेंट जो है इक्विलिब्रियम्स के लिए हम क्या करेंगे, के पी और के सी का जो की कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, ज़ीरो।
क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने ए और ऑक्सीजन के कितने हैं बी। तो इनिशियल क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होता तो इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, 0 है। क्या होगा फिर कि जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट में कमी आएगी, ठीक है। जितना प्रोडक्ट बनेगा उस हिसाब से रिएक्टेंट में कमी आती है। अब यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट कितना बना है, एक्स मोल्स, और क्योंकि इक्वेशन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो इस वजह से 2x जो हैं इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स होंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के। और नाइट्रोजन में कितनी कमी आएगी, वो आएगी A-X, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितनी आएगी कमी, इसमें आएगी B-X। अब यहाँ एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे तो हमने 2x लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम -x कर रहे हैं, ठीक है। तो A में जितनी कमी आएगी वो नाइट्रोजन के मोल्स के अकॉर्डिंग आएगी, ऑक्सीजन में जितनी कमी आएगी वो इसके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये नाइट्रोजन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, A-X और B-X। तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमने देखे कि नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मैस आता है। तो हम तीनों को क्या करेंगे, V से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है। केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद ज़रा देखिएगा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो है V² आएगा, नीचे भी V² तो वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केसी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 4x² ओवर A-X इंटू B-X, ठीक है। अब यहाँ पे जो केसी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, केसी फॉर दिस रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी रिएक्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हों तो फिर जो है वॉल्यूम का फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन के लिए Kp की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास वही रिएक्शन है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के इन तीनों को ऐड करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को। तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं, वो आते हैं A+B, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे बात की थी कि जब हम केपी का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो हमने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया। अब हम तीनों के लिए क्या करेंगे, इनके पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि मोल फ्रैक्शन जो है, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, A-X। तो A-X को हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि A+B हैं इस पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्सीजन के लिए और इसी तरह क्या होगा नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। तो हमारे पास वही ज़रा देखिएगा, एक्सप्रेशन हमने लिखा केपी का एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पर इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ये रिलेशन आएगा 4x² डिवाइडेड बाई A-X इंटू B-X। अब यहाँ पे देखें तो ये वही वैल्यू है जो कि हमने पीछे जो है केसी में फाइंड की है, ठीक है। अब याद करें कॉन्सेप्ट के, जब हमने कहा था कि जब डेल्टा एन क्या हो, 0 हो, तो फिर केसी किसके इक्वल होता है, केपी, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक ऐसी एग्जांपल ली थी कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल थे, डेल्टा एन क्या आया, 0। तो इस वजह से हमारे पास केपी और केसी की दोनों की जो वैल्यू आई है वो सेम आई है। अब नेक्स्ट जो है वो है डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जो है वो 0 नहीं है,
बल्कि डेल्टा एन ग्रेटर है 0 से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने हैं। हम सपोज करते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के इनिशियल मोल हमारे पास 1 मोल है, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो नहीं होता, तो दोनों के क्या होंगे, 0 मोल्स। फिर इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट बनेगा उसी हिसाब से कमी आएगी रिएक्टेंट में। तो एक्स मोल्स बने फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के और इसी तरह एक्स मोल्स बने क्लोराइड के, क्लोरीन गैस के। तो PCl5 में कितनी कमी आएगी, वो आएगी 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, तीनों को V से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाए। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी Kc का एक्सप्रेशन, उसमें हम वैल्यू एंटर करते हैं। अब वैल्यू एंटर करने के बाद ज़रा देखिएगा कि फाइनल हमारे पास Kc की जो वैल्यू आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि Kc जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज़ करेंगे तो x को भी इंक्रीज़ होना होगा ताकि Kc क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ करें तो x इंक्रीज़ होगा। x किस तरफ जाके इंक्रीज़ होगा, x इंक्रीज़ होगा टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि x जो है वो हमने किसके नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट देखें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हों एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर जो है वॉल्यूम का इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, वॉल्यूम का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो इसमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज़ होता है, प्रेशर डिक्रीज़ करके। ठीक है, यानी वॉल्यूम हम चेंज करते हैं प्रेशर को चेंज करके। प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। तो इक्विलिब्रियम जो है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम कायम हो। तो इसी को मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, x जो है वो 1 से बहुत लेस हो, x क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के। ठीक है, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बने, तो 1 माइनस एक्स अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 है तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x और वॉल्यूम का रिलेशन आता है, वो क्या आता है, वो ये आता है x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें तो डिसोसिएशन जो x है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ना ही रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे और ना ही प्रोडक्ट की इनिशियल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इसी रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ Kp। अगेन क्या है कि PCl5 इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनिशियली 1, और PCl3 के कितने हैं, 0, और Cl2 के भी कितने हैं, 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे x और PCl5 के कितने रह जाएंगे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्योंकि Kp फाइंड करना है तो Kp के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करने होते हैं ताकि हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों को सम कर दें तो हमारे पास सम करने के बाद आंसर आता है 1 प्लस एक्स। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने होंगे, 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है ये ज़रा देखिएगा, ये है Kp का एक्सप्रेशन। इस पर हमने क्या करना है, तीनों के पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीनों के लिए 1 बाय 1 क्या फाइंड करना होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ज़रा देखिए कैसे फाइंड करेंगे। PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, अभी हमने लिखे थे, वो थे 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 प्लस एक्स। इसी तरह PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने x हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 प्लस एक्स।
इसी तरह Cl2 के लिए भी हम लिखेंगे, वो भी क्या आएगा x/1 + x। ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है। ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे x² इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 + x इंटू 1 - x। अब 1 + x इंटू 1 - x ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 - x² के। ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है ये के पी किसके इक्वल आया, के पी इक्वल आया इस एक्सप्रेशन के x² इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 - x²। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है इस एक्सप्रेशन में है, इसका मतलब है के पी पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखें कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एक्स को डिक्रीज होना होगा ताकि के पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसी तरह अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो एक्स को इंक्रीज होना होगा ताकि के पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो इसी को ज़रा मैथमेटिकली देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, के पी इज इक्वल टू x² इंटू पी। ठीक है। अब ये कैसे आया कि x जो है वो लेस देन 1 हो तो फिर क्या होगा, x² ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब है ये सारा एक्सप्रेशन ये 1 - x² किसके इक्वल रह जाएगी, वैल्यू 1 के इक्वल। तो यहाँ पे दोबारा देखिएगा, अगर x जो है लेस देन 1 हो तो 1 - x² अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा। तो के पी किसके इक्वल रह जाएगा, x² इंटू पी। ठीक है। अब यहाँ से हम x² और p के दरम्यान रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या आता है, इन्वर्स रिलेशन आता है। ठीक है। इन्वर्स रिलेशन आएगा। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है कि जो PCl5 की डिसोसिएशन है वो प्रेशर के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो डिसोसिएशन है PCl5 की वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है। अब थर्ड हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। इसमें हमारे पास डेल्टा एन जो है वो क्या है, वो डेल्टा एन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेशन। ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है अमोनिया सिंथेसिस की। ठीक है। ये अब इनिशियली जो है हमारे पास ज़रा देखिएगा, इनिशियली हमारे पास नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नाइट्रोजन के कितने रह जाएंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो अमोनिया है वो कितना बना, x, और नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो ये 2x लिखा जाएगा। अब नाइट्रोजन कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 1 - x, और हाइड्रोजन कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 - 3x। ठीक है। तो ये जो बैलेंस इक्वेशन है इससे हम ये इनकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ ज़रा देखिए कि हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं इसको, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी का, वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल रिलेशन जो आया है वो क्या आया है, वो ये आया है के सी जो है वो किसके इक्वल है, 4x² इंटू v² डिवाइडेड बाई 27 इंटू 1 - x पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नोमिनेटर में है। वॉल्यूम कहाँ पे है, नोमिनेटर में है। ठीक है, ऊपर है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो x को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, ताकि Kc क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है। अब ज़रा देखिएगा x जो है ये किस तरफ जाके डिक्रीज होगा। x क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो ये कहाँ जाएगा रिएक्शन, ये रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज करें तो फिर क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज करें तो ये जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है। और अगर वॉल्यूम हम क्या करें, हम डिक्रीज करें तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं।
अब इसी को ज़रा देखिएगा मैथमेटिकली ये रिलेशन हम क्या कहते हैं कि 1 माइनस अगर क्या हो x जो है वो लेस देन 1 हो तो फिर 1 माइनस एक्स 4 ये किसके इक्वल रह जाएगा, 1 के इक्वल। और यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि क्या रिलेशन आया है, एक्स स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करें तो डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। इसी तरह जो रिएक्शन है इसके लिए हम के पी की कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए अगेन सबसे पहले आप इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ़ मोल्स लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, फिर टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे जो कि कितने आए हैं 4 माइनस 2x। फिर के पी का एक्सप्रेशन लिखें। फिर क्या करें, आप तीनों के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करें, अमोनिया के लिए, नाइट्रोजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रेशर से। ठीक है, तो पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी होगी। अब जब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया वो क्या आया, वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि के पी इक्वल्स टू जो प्रेशर है वो कहाँ पे है, वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, और एक्स स्क्वायर कहाँ है, ऊपर है। अब ये ज़रा देखिएगा कि प्रेशर जो है हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज़ होना पड़ेगा, ताकि के पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो एक्स को भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा ताकि के पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है फाइनल रिलेशन देखें कि एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट जो हैं रिएक्शन को स्टडी किया है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या थे, इक्वल थे, तो उसमें जो है प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफ़ेक्ट नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और थर्ड जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है उसमें क्या था कि उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स ग्रेटर थे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन है जिस फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ भी डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है। अब इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो एक्स हैं, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाए, लेस हो जाएंगे। ठीक है, के सी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल जो है रिलेशन आया है। अब इसमें भी क्या है, इसमें वॉल्यूम जो है और प्रेशर दोनों का इफेक्ट नहीं है। इसमें जस्ट कंसंट्रेशन अगर हम क्या करें, अगर हम एक्स यानी कंसंट्रेशन जो कि प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या था कि जो फेजेस हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ये आएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉलिड हैं, सॉलिड कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो प्योर सॉलिड होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी ली जाती है। वो कितनी ली जाती है, यूनिटी। तो इसका मतलब है के सी फिर किसके कर रह जाएगा, के सी का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ से ज़रा देखें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा के सी इंटू आर टी के। ठीक है, अब क्योंकि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस जो सिस्टम है उसमें हम सॉलिड जो है उसके लिए कंसंट्रेशन क्या लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि इसमें वेसल के अंदर, ठीक है, एक ही टाइम में एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, इसकी ज़रा एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल एक वेसल है, उसमें क्या मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन, सॉलिड कार्बन, ठीक है, यानी कोक। तो क्या है कि
कैल्शियम जब हम इसे हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, एक तो है कि एक इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो दूसरा इक्विलिब्रियम जो है वो किसके दरम्यान एस्टेब्लिश होगा, इस रिएक्शन में एस्टेब्लिश होगा। तो ये ज़रा देखिएगा, इक्विलिब्रियम जो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, in simultaneous equilibrium more than one equilibrium are established in a vessel at the same time and any one of the reactant or product is common। ठीक है, in more than one equilibrium। अब इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, तो एक ही रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा दोनों इक्विलिब्रियम में। और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होती है कॉमन स्पीशी की, ठीक है, वो सेम रहती है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज सेम। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा कायम, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर इक्वल होगा। उसकी रीज़न क्या है कि बाकी जो सॉलिड हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ली जाती है वो यूनिटी ली जाती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनकी कंसंट्रेशन पे कैसी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एक्सप्रेशन है। इसी तरह जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वेपर डेंसिटी मेथड के साथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। अब ऐसे रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, तो ऐसे रिएक्शन में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से क्या। अब यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 मोल है PCl5 का। ठीक है, तो PCl5 के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, V। कितना होगा, V। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी 1/V के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इसलिए 1/V ही आएगा। इसी तरह जो वेपर डेंसिटी है आफ्टर डिसोसिएशन उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा 1/1 + अल्फ़ा × V, क्योंकि 1 + अल्फ़ा जो हैं ये क्या थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमने क्या लिखना था, 1 लिखना था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशली जो हमने लिए थे। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल PCl5 का वॉल्यूम कितना है, V। तो ये क्या है, ये है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, और ये है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों की रेशो लेते हैं, बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन। तो हमारे पास क्या आएगा, D/d। ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1/V आएगा, 1/1 + अल्फ़ा × V। अब क्या होगा, ये V कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 + अल्फ़ा ऊपर जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + अल्फ़ा। ठीक है, अब इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से वेपर डेंसिटी की मदद से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी किसी सिस्टम पर इक्विलिब्रियम की हालत में स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो उस स्ट्रेस के ख़िलाफ़ एक्शन करेगा। ठीक है, सिस्टम इस तरह एक्ट करेगा कि उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को कम से कम कर देगा। ठीक है, वेन एवर अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड on a system at equilibrium, the system will act as to nullify the effect of that stress as far as possible। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में अगर सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उस
स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करेगा, खुद को इस तरह इस्टेब्लिश करेगा कि उस इफ़ेक्ट को कम से कम कर दे। इस प्रिंसिपल को कहते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आप देखें। इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अपसेट, a net reaction occurs in that direction which tends to relieve the stress and finally a new equilibrium is attained। ठीक है, अब जब सिस्टम पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, तो सिस्टम एक्ट करेगा उस स्ट्रेस के अगेंस्ट। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया सिंथेसिस जो है। ठीक है, इसकी जो डेल्टा एच है वो क्या है, डेल्टा एच है -92 किलो जाउल। इसका मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और एक इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक, तो उसके लिए फिर क्या होगी, डेल्टा एच वो होगी +92। अब ज़रा देखें, क्योंकि इसकी डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इसकी नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए देखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया की सिंथेसिस जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, वो क्या कर रहा है, फेवर्स डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, बैकवर्ड में अमोनिया की डीकम्पोजिशन हो रही है, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है और जो डीकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक। अब इस रिएक्शन में देखें कि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हम अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सही, अब वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना, प्रेशर को इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हम अमोनिया की यील्ड को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रेशर को इंक्रीज़ करके, वॉल्यूम डिक्रीज़ करके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। ठीक है, दूसरा जो है ये रिएक्शन जो है अमोनिया फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। अब हमारे पास कंडीशंस क्या आई हैं कि प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए, वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया जाए और टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ किया जाए तो अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, रिएक्टेंट में अगर कोई भी हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें तो तब भी क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ होगी। या फिर क्या किया जाए, अमोनिया को कॉन्टीन्यूसली विदड्रा किया जाए। अमोनिया को कॉन्टीन्यूसली विदड्रा करेंगे तब भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अमोनिया की यील्ड इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखिएगा कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय एडिंग हीट और इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय टेकिंग आउट हीट। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे बाय सप्लाइंग हीट तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम जो है वो खुद को इस तरह रीएस्टेब्लिश करेगा कि उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने को मिनिमाइज़ करे, रिड्यूस करे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये खुद को रीएस्टैब्लिश कर रहा है ताकि उस इफ़ेक्ट को कम से कम कर दिया जाए। ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है, ये कहलाता है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें कि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल द सिस्टम विल गो इन द डायरेक्शन वेयर हीट इज़ इवॉल्व्ड। रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। और एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हम प्रेशर का इफेक्ट देख चुके हैं कि इसमें क्या होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा
वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब। तो इक्विलिब्रियम जो है दोबारा फिर कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसलिए इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट है, अगर हम क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखें तो हम या तो कंपोनेंट को रिमूव करें, ठीक है, या क्या करें, दूसरी तरफ कंपोनेंट को ऐड करें। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दो सूरतें हैं कंसंट्रेशन के इफेक्ट के तौर पे, या तो अमोनिया को विड्रा करते रहें या रिएक्टेंट वाली साइड पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को या इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, बल्कि क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट और रिवर्स रिएक्शन के रेट दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक कैटलिस्ट ये इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने में टाइम को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली शेटलियर प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑप्शन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, इंट्रोपी चेंज इन अ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। तो ये हमें क्या बताता है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि जब भी क्या होगा, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आइदर फॉरवर्ड और आइदर बैकवर्ड, डिपेंड अपॉन इफेक्ट ऑफ चेंज। इसी तरह जो कैटलिस्ट है, ठीक है, वो ना ही रिएक्टर और ना ही प्रोडक्ट की जो रिलेटिव अमाउंट है उनको चेंज करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि इवेलुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सपोज हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है एट T1 और K2 है एट T2। अब इसमें क्या है कि T2 जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू T1, ठीक है। तो टेम्परेचर और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास आएगा वॉट हूफ इक्वेशन से, ठीक है। वॉट हूफ इक्वेशन है, ये अच्छी तरह आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो वाटर है, ठीक है, लिक्विड फेज ऑफ वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी पानी जो है, वाटर जो है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता अबव 647.15 केल्विन, ठीक है, जो कि तकरीबन बनते हैं 374.15 या 374 बनते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो होगा 218 atm। अब ये जो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है उस इससे अबव टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, तो ये याद कर लेना है कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है और क्रिटिकल प्रेशर कितना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ली शेटलियर प्रिंसिपल एंड फिज़िकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग। अब मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पर क्या होता है, मेल्ट करने पर उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि जिनको मेल्ट करने पर उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, आइस या डायमंड, क्वार्ट्ज, मैग्नीशियम नाइट्राइड,
ये ऐसे सॉलिड हैं कि जिनको मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आइस, डायमंड वगैरह। ठीक है, और जबकि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सल्फ़र, ठीक है, कॉपर, और इसके अलावा आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। तो इनको अगर मेल्ट करें तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया, यानी हमारे पास यहाँ दो तरह के सब्सटेंसेस हैं। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि वो सब्सटेंसेस, वो सॉलिड के जिनको मेल्ट करने पर उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़। सही है। दूसरी तरफ वो सॉलिड के जिनका मेल्ट करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न वही ली शटलर प्रिंसिपल है कि हम वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब क्योंकि मेल्टिंग लिक्विड साइड पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर क्या होगा, हमें कम टेम्परेचर चाहिए होगा उसको मेल्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है ऐसे सॉलिड के जिनको मेल्ट करने पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा, उस तरफ जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या होगा, डिक्रीज़, क्योंकि हमें कम टेम्परेचर चाहिए होगा ऐसे सॉलिड को मेल्ट करने के लिए। तो ये दो एग्जांपल हैं। इसमें सिंपल आप याद रख लें कि आइस जो है अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह जो है ये गोल्ड या सिल्वर, कॉपर वगैरह मेटल्स जो हैं इनके लिए प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट होंगे। अब नेक्स्ट है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, लिक्विड जो है उसको जब हम हीट करते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो वेपर फॉर्मेशन जो है वो क्या है, ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है, एंडोथर्मिक। तो अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है ये इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, इस तरफ वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लिक्विड का यहाँ पे वेपर प्रेशर है, जबकि जो वेपर स्टेट है या कह लें कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है वेपर प्रेशर वो हाई हो। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट का है। अब क्या है कि जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचेगा, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सपोज हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा अपना वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब दूसरी तरफ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये इधर एक लिक्विड है, ठीक है, और ये दूसरा लिक्विड है। हमने क्या किया है, हमने इसके केस में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो जब आप सिस्टम पे प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लिक्विड के जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा क्या होने के लिए, बॉयल होने के लिए। ठीक है, तो दो सूरतें हैं, या तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तब भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब सिस्टम पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड के जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी।
इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब क्या है कि कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जिनकी जो हीट ऑफ डेसोल्यूशन होती है, ठीक है, वो होती है पॉजिटिव, यानी सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ऐसे सोल्यूट के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो ऐसे जो सोल्यूट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ज़रा ये देखिएगा, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है सोल्यूट की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और दूसरी तरफ अगर डेल्टा एच सोल्यूशन वो क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसे सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगी, डिक्रीज। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में वो इंक्रीज़ होगी। प्रेशर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास समरी है ली शैटलर की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। अब एक तरफ जो है ये क्या है, ये स्ट्रेस है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ सिस्टम जो है उस स्ट्रेस के ख़िलाफ़ क्या करेगा, एक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम को री एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, आई विल इंक्रीज़ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। वो कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो तो फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम कायम हो। ठीक है, आई विल स्टील प्रोडक्ट्स। स्टील प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो तब क्या होगा, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए क्या, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। ठीक है, आई विल इंक्रीज़ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आई विल हीट अप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप मज़ीद उसे हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक हो, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसी तरह आई विल पुट योर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन आइस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में को है और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन जो है दूसरी तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि क्या हो, हीट रिलीज़ हो और वो वार्म हो। ठीक है, और दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। आई विल कैटलाइज योर रिएक्शन। कैटलाइज योर रिएक्शन यानी कैटलिस्ट यूज़ करने के नतीजे में इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं है। वो कह रहे हैं आई वुड नॉट डिस्टर्ब माई इक्विलिब्रियम। और लास्ट पॉइंट क्या है, आई विल ऐड नोबल गैसेस टू योर रिएक्शन। तो नोबल गैसेस के ऐड करने से भी इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट पे समरी देखिएगा इस चैप्टर की। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो टर्म है, ठीक है, ऐसा पॉइंट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये डायनामिक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में सेम रेट के साथ प्रोसीड हो रहा होता है। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि कायम रहता है। ठीक है, एक्टिव मास जो है इसे मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं ऑफ सब्सटेंस की, और एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड को यूनिटी लिया जाता है। ठीक है, द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट के इंडिपेंडेंट होती है, यानी इन पे डिपेंड नहीं करती। जब किसी रिएक्शन को दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो केसी क्या होगा, उन इंडिविजुअल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सम होगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉन इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वो कौन कौन से हैं, एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इन पे किसी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है
इट इज़ द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट क्या है, इफ़ इनर्ट गैस मिक्सड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे गैस के आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर इंक्रीजेस। ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, सो डिसोसिएशन भी क्या रहेगी, अनचेंज। फॉर एग्जांपल रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या करते हैं, हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं। अब इनर्ट गैस वो तो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन और जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा और ना ही डिसोसिएशन चेंज होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये ज़रा देखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन फेवर्स वन ऑफ द रिएक्शन। यानी टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो एक तरफ प्रोसीड करेगा, या तो राइट साइड पे या फिर लेफ़्ट साइड पे। ये डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम जो है दोबारा किस तरफ जाके रीएस्टैब्लिश होगा। इसी तरह कैटलिस्ट क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने के टाइम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरह प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ऐसे रिएक्शंस के लिए जिनमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं होते, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स सेम रहते हैं। और अगर जो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो क्या हों, डिफरेंट हों, तो फिर क्या प्रेशर का भी इफेक्ट होगा और वॉल्यूम का भी इफेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्ट इज़ रिमूव, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी जो है किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यूब। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इक्विलिब्रियम पे फिर क्या होगा, डेल्टा जी ज़ीरो के इक्वल और क्यू किसके इक्वल होगा, ये होगा के इक्वल। ठीक है, यानी रिएक्शन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा एट इक्विलिब्रियम, और के जो है यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये चैप्टर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चरशिप प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसके बड़ा डिटेल से करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो MCQs हैं उनको ज़रूर करें। MCQs करेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।